देखिए एक चैप्टर है इसके अंदर बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीटा एंड गामा फंक्शन। इसमें इंटीग्रेशन तो तुम करना जानते ही हो, तो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आसान करने का तरीका बताया गया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो इनको तुम इस तरह से इंटीग्रेट करिए तो वो आसान हो जाएंगे। एक मैथमेटिशियन हुए हैं आयलर, आयलर बोल दीजिए, ईलर बोल दीजिए, तो उन्होंने दो टाइप के इंटीग्रल बताए हैं। एक का नाम है बीटा फंक्शन और एक का नाम है गामा फंक्शन। कि भाई इस टाइप का एक इंटीग्रल है, समाकलन है, इसको यदि तुम सोल्व करोगे इस तरह से तो बड़ी जल्दी कर दोगे उस क्वेश्चन को सोल्व तुम। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं दोनों के बारे में। तो पहले हम जो इसमें बात करेंगे वो गामा फंक्शन की बात करेंगे। गामा फंक्शन मैंने लिख भी दिया है सामने कि ये आयलर का इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, और जब बीटा फंक्शन होती है वो होती है फर्स्ट काइंड की। तो बीटा फंक्शन अभी नहीं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पहले गामा फंक्शन की। तो चैप्टर का नाम तुम बुक में ढूंढोगे तो बीटा एंड गामा फंक्शन मिलेगा, बीटा और गामा फंक्शन। एंड गामा फंक्शन, देखिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है। गामा एन इक्वल टू, ये अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, मैं अपनी तरह समझाता हूं, ये तो किताब की डेफिनेशन है। मान लीजिए तुम्हारे सामने कभी एक इंटीग्रेशन इस टाइप का बन जाता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर 2 dx। तुमसे कहा जाता है इंटीग्रेट करिए, तो तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे? समाकलन करना। पहले तुम्हें पता भी तो है समाकलन का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं हम समाकलन, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। जैसा हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक छोटे सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे पहले। चलो ये तो बाद की बात है, ये तो बहुत भयंकर बातें हैं, इन्हें हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। हम बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों किया जाता है इंटीग्रेशन। हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, लिमिट लिखी मैंने 1 to 2 और तुमसे कहा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, या एक और भी आसान कर लेता हूं मैं इससे भी, बहुत आसान सा क्वेश्चन जिसे तुम 1 मिनट में कर दोगे। यही, इसको इंटीग्रेट करिए, तो तुम 2 मिनट में इंटीग्रेट करके दिखा दोगे, कैसे बताओ। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे 1 to 2, ये कहलाती है ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट, और ये कहलाती है लोअर लिमिट। अब इसमें पहले अपर लिमिट भरोगे, x की जगह 2 भर दोगे, फिर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर अपॉन 2, कुल मिलाकर यहाँ पर 4/2 और यहाँ पर आ गया 1/2, तो 3/2। अब कोई पूछे 3/2 क्या है, तो तुम कहोगे आंसर है। तो करा क्यों है ये इंटीग्रेशन करा क्यों है, क्या करना चाहते हैं हम इससे। तो जैसे तुम्हें पता है डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं जिससे कि हमें किसी कर्व या वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा टेंजेंट का चल जाए पता, कि वहां पर टेंजेंट खींचेगी या नहीं खींचेगी। ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर एक एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल यहां पर निकलेगा तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। लेकिन कौन सा क्षेत्रफल, कौन सा एरिया, यहां पर देखो किसको इंटीग्रेट करे तुम, एक्स को। इसको फंक्शन कहते हैं जिसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसे वाई मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि मान लो y बराबर हमारा क्या है, y बराबर है हमारा x, ये फंक्शन है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हो तुम, 1 से 2 तक। इसका मतलब एक लिमिट x की 1 है और एक लिमिट x की 2 है। पहले तुम जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसका चित्र बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स, सभी बच्चे जानते हैं ये एक लाइन होती है। क्या होती है, एक लाइन। बता सकते हो कितना एंगल बनाएगी ये x एक्सिस से, ये लाइन x एक्सिस से कितना कोण बनाएगी, याद करो। बहुत बढ़िया, 45 का। ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस खींच दी, ये खींची, ये लाइन मूल बिंदु ओरिजिन से होकर जाएगी और 45 का एंगल बनाएगी, इस टाइप की लाइन होगी। ठीक है, जो ये लाइन है हमारी, ये x एक्सिस है तुम्हारी, ये y एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब इस पर तुम एक काम करिए, तुम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना चाहते हो, 1 से लेकर 2 तक। सपोज करो यहां पर x इक्वल टू 1 है
और यहां पर x इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू 1 तुम जानते हो कौन सी लाइन होती है, जो y अक्ष के समांतर होती है। कितनी दूरी पर होती है, 1 दूरी पर, ये तो पता ही होगा। x इक्वल टू 1 एक लाइन होती है, ये खींच दी मैंने लाइन, तो ये x इक्वल टू 1 है, और ये दूसरी लाइन खींच रहा हूं मैं x इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि मैं थोड़ा टेढ़ा बैठा हुआ हूं तो मुझे कम दिखाई दे रहा है उस साइड का। तुम समझ तो गए। तो ये x इक्वल टू 1 लाइन है पहले वाली, और ये है x इक्वल टू 2, और ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू x। तो जो तुमने ये एरिया निकाला है 3/2, ये कौन सा एरिया आया है, ये इस कर्व y इक्वल टू x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस, 4 चीजों से घिरा हुआ ये एरिया आया है। फिर सुन लीजिए, x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट थी, तो वो एरिया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में है, क्षेत्रफल वो जो है। ठीक है, किसको इंडिकेट कर रहे हो तुम, x को, x का मतलब y इक्वल टू x, इस कर्व को इंडिकेट कर रहे हो उसके, और x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 के बीच में है, और किसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हो, x के, इसका मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है वो। तो यहां पर जो ये एरिया निकला है वो वास्तव में ये वाला क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल। चेक करिए क्या वास्तव में क्षेत्रफल 3/2 है, बताइए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 है। तो ये बताइए बीच की दूरी कितनी हुई, 1 हुई, 1 तो बैठी भाई, पूरी दूरी 2 है, और यहां से यहां तक बैठ जाएगी तुम्हारी, ये 1 है, इतनी दूरी 1 है, और ये पूरी दूरी हमने बताई यहां से तक 2 है, तो ये बीच की कितनी बैठी, 1 बैठी, 1 तो बैठी। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, सोच के बोलना, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। ये वाला कर्व हमारा क्या था, y इक्वल टू x था, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसमें भर दो, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। तो ये ऊंचाई कितनी आई, 2 आई, y की वैल्यू ही ऊंचाई होती है, तो ये 2 आई। बता सकते हो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वैसे पूछ रहा हूं। x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये कर्व कौन सा है, y इक्वल टू x है ये वाला, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब यदि कोई ऊंचाई पूछने लगा तुमसे, ये ऊंचाई कितनी है, 1 है, और ये वाली ऊंचाई कितनी है, पूरी 2 है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बिंदु से इस पर लंब डाल दूं, तो सोच के बताइए नीचे वाला क्षेत्रफल कितना बैठेगा, ये वाला क्षेत्रफल, एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, बताइए यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी, ये वाली लंबाई 1 थी, और ये ऊंचाई भी कितनी है, 1 है, तो ये क्षेत्रफल कितना बैठा, 1, ये वाला क्षेत्रफल 1 बैठा, ये एरिया। अब जरा ऊपर वाला निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, यहाँ पर आधार होता है ये वाला आधार कितना है, 1, ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई पूरी 2 है, और नीचे वाली 1 थी, ये वाली 1 थी, तो कितनी बची, 1, तो कितनी आ गई, 1/2। तो ये एरिया नीचे वाला 1 आया, ऊपर वाला एरिया कितना है, 1/2 आया, पूरा जोड़िए कितना बैठेगा, 3/2। तो ये तो हम कह रहे हैं 3/2 आएगा। तो इंटीग्रेट जब भी किया जाता है हमेशा ही वो एरिया शो करता है, क्षेत्रफल निकालने के काम आता है इंटीग्रेशन। वो तो और भी काम कर लिए जाते हैं इससे, लेकिन फिलहाल जो है हम जो बात कर रहे हैं कि यहां पर जो है जितना भी इंटीग्रेशन तुम सोल्व करते हो वो सब एरिया शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कुछ विशेष टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करना। ये तो मैंने वैसे ही रफली एग्जांपल बताया कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। अब हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन, और उसके अंदर पहली डेफिनेशन है हमारी ये गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन एक विशेष टाइप का समाकलन है। इस समाकलन में देखिए, इस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए लिमिट क्या ली गई है, 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर क्या डाली गई है, -x, x की पावर कितनी है, n-1, और पीछे इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन शर्त लगाई गई है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर n की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, 0 से छोटी नहीं रखनी, ना ही 0 रखनी, ना 0 रखनी है, ना नेगेटिव में कोई रखनी है, बस n की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, यह शर्त लगाई गई है, और इस इंटीग्रल का आंसर सीधा ये दिखाया गया है। ये क्या है, ये एक संकेत है, इसको बोलते हैं, जो संकेत शुरू में लिखा है इसे बोलते हैं गामा, और इसके अंदर लिखा गया है n, तो इसे गामा n बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने किताब की तुम्हें बता दी, अब मैं नीचे बताता हूं गामा फंक्शन वास्तव में है क्या। देखिए गामा फंक्शन एक इंटीग्रल है, एक समाकलन है गामा फंक्शन, उसमें हमेशा लिमिट क्या लेनी है तुम्हें, 0 टू इन्फिनिटी लेनी है। ठीक है, e की पावर क्या लेनी है यहां पर, -x, और x की पावर कितनी लेनी है, n-1। इस टाइप के समाकलन को, इस टाइप के इंटीग्रेशन को ही हम बोलते हैं गामा फंक्शन। ठीक है, अभी तो केवल हम समझ रहे हैं कि है क्या, उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना, इसका क्वेश्चन कैसे होंगे वो बात की बात है अभी।
फिलहाल हम इसको समझना चाह रहे हैं कि यहां भी किस टाइप का होता है इंटीग्रल गामा फंक्शन। तो इस टाइप का होता है, ध्यान रखना, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, और n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इस पूरे इंटीग्रल को, इस समाकलन को एक संकेत दिया गया है, संकेत ऐसा बनाया गया नो और ऐसा है, और जो यहां पर n आएगा वो लिखा जाएगा, यहां पर पढ़ेंगे इसे गामा फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, गामा n पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या पढ़ेंगे, गामा n, ऐसा पढ़ेंगे इसे। समझ में आ गई, ये केवल एक संकेत है इस समाकलन का, ठीक, और ये n इस पर डिपेंड है, यहां पर जो n आएगा। आ गया बस समझ में। तो पहले इस संकेत को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे बाद में। अब यहां बताना मुझे कुछ, मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। पहली एग्जांपल लिख रहा हूं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस वन dx। बताओ क्या ये समाकलन इस टाइप का है या नहीं है, सोच के बोलना। ठीक, देखिए हो सकता है तो मैं संकेत थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए, मुझसे भी गलत बन जाता है, मैं भी जल्दीबाजी में ऐसे बना देता हूं। किताब वाला तो यहां से स्टार्ट करता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा। तो संकेत कैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाते हैं सामने वाला जो है। तो बस तुम्हें ये बताना कि ये इंटीग्रल, ये समाकल इस टाइप का है या नहीं है। अगर ये इस टाइप का है तो तुलना करो और n पहचानो कितना है, 3 है। समझ गए तुम, ठीक। क्या पहचान है, एक तो लिमिट हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, एक फंक्शन e में होनी चाहिए, और e की पावर भी माइनस में होनी चाहिए, और फिर x की पावर जो हो यहां n माइनस वन के रूप में होनी चाहिए। तो वो समाकलन कैसा कहलाता है, गामा फंक्शन कहलाती है। और इस पूरे समाकलन को संकेत देते हैं गामा 3। समझ में आ गई बात, n नहीं 3, क्योंकि ऊपर दा n, तो यहां गामा n लिखा, यहां लिखेंगे गामा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं, अभी केवल पहले संकेत समझ लें, उसके बाद सोचेंगे फिर क्या करना है हमें। अब दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करिए तुम्हारे सामने ऐसा आ गया, हाँ गामा 3 से, अगर गामा मतलब गामा 3 लिखा हुआ तो समझ जाना ये समाकलन है, वो इस समाकलन को संकेत दिया गया है गामा 3। अब देखो यहां पे 0 टू इन्फिनिटी आ गया, ए की पावर माइनस एक्स आ गया, एक्स की पावर आ गया 5। बताओ क्या ये इंटीग्रल इस टाइप का है, सोच के बोलना बिल्कुल। है तो ये बता दो एन कितना है, बहुत बढ़िया, 5 है, 4 है, सोचो। देखो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी भी है, e की पावर माइनस एक्स भी है, x की पावर n माइनस वन, बस n तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ क्या बात कही है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लिखो इसे 6 माइनस वन। अब देखो इस टाइप का है, बस n कितना है यहाँ पर 6 है। तो बताओ इसको क्या संकेत दिया जाएगा, इस पूरे समाकलन को गामा 6 का संकेत दिया जाएगा। केवल अभी हम संकेत पढ़ रहे हैं, नोटेशन पढ़ रहे हैं कि इस इंटीग्रल को क्या संकेत देंगे, सही है। ठीक बात, और एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा आ गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स dx। तो बताइए क्या ये इंटीग्रल भी इस टाइप का है, क्या ये इंटीग्रल गामा फंक्शन है तो ये बता दीजिए n कितना है, तुलना करके देखनी है। अब तुम क्या होगे, इसमें तो इंटू में एक्स है ही नहीं, तो अपने आप बना लो ना। बताओ क्या, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 1 माइनस वन, नहीं समझे, तो ये इंटीग्रल भी गामा फंक्शन है। तो बताइए एन कितना है, बहुत बढ़िया 1 है, तो इसको क्या संकेत देंगे, गामा 1। संकेत समझ में आ गए तो मैं, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं कंफ्यूज करने के लिए, मैंने एग्जांपल दी है, सोच के बोलना बिल्कुल सही से। लास्ट एग्जांपल है बस, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस 3। बताइए क्या ये इंटीग्रल गामा फंक्शन है, पहचानो। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, ए की पावर माइनस एक्स होनी चाहिए, एक्स की पावर n माइनस वन। तो n क्या लूं, सजाओ, बताओ। 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस 3, क्या लिखूं, एक जोड़ दो एक घटा दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर कितना जाएगा माइनस 2 माइनस वन। देखो ये आ गया माइनस वन पीछे, लेकिन क्या ये गामा फंक्शन बनी, बताओ क्यों, n की वैल्यू क्या आ गई यहां -2, जबकि n की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई, तो यहां लिख देंगे ये गामा फंक्शन नहीं है, इज नॉट गामा फंक्शन। पहले ये बताइए
तुम्हें नोट करना है या तुम वीडियो देख के तब घर पे जाकर करो नोट, बता दो मुझे पहले। नोट करना है, ठीक है, उतार लिया बच्चों। अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर अभी हमने गामा फंक्शन का संकेत सीखा। अब थोड़ा सा हम उल्टा काम करते हैं। सपोज करिए तुम्हारे सामने आ गया गामा 5, तो गामा 5 का मतलब क्या हुआ? अब उल्टा बताइए मुझे। ये एक इंटीग्रल होता है, ये एक समाकलन होता है जिसमें लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर 5 माइनस 1। कुल मिला क्या बन जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 4 dx। ये तो मतलब हुआ। अब मैं उल्टा सिखा रहा हूं। अगर इंटीग्रेशन दिया हो तो संकेत कैसा बनाओगे, संकेत दिया हो तो इंटीग्रेशन कैसा बनाओगे, समझ में आ गई तुम्हें? अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है गामा 1 बताइए, तो गामा 1 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 1 माइनस 1 और dx। कुल मिलाकर 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स dx बन जाएगा। ये तो बनेगा। अगर कोई कह लगा -2 बताइए, गामा -2 बताइए, तो तुम कहना तुम गलत बोल रहे हो। जो n होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन का मतलब है परिभाषित होना, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। इसे परिभाषित नहीं किया जाएगा, परिभाषित। स्पेलिंग देख लेना हिंदी में जैसे भी होती है, क्योंकि n की वैल्यू कैसी है यहाँ पर? नेगेटिव, जबकि होनी चाहिए कैसी? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये अपरिभाषित है। तो ये मैंने तुम्हें उल्टा सिखाया है, सही है। अब हम कुछ इससे फॉर्मूले प्रूफ करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। अभी केवल संख्या सिखाए गए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से, या 1 मिनट रुक जाइए, अभी नोट मत करिए। हम यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिखा रहे हैं। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि गामा 1 का मतलब क्या होता है? एक इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 1 माइनस 1 dx, ठीक है। तो क्या बना ये? 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स और dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन कौन बच्चा बताएगा? अगर मान लो कहीं ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर ax बटे में a आता है। तो e की पावर x माइनस एक्स का क्या होगा? तो a की जगह क्या हो गया? -1। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आते होंगे, तो यहाँ a की जगह -1 अपॉन कितना हो जाएगा? -1। कुल मिलाया क्या आ गया? माइनस ए की पावर माइनस एक्स, और लिमिट भर देंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां पर हमें लिमिट भरनी, x की जगह एक बार तो इन्फिनिटी भरेंगे, फिर सेकंड लिमिट a की पावर 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आए तो ये इन्फिनिटी होता है यदि x 1 से बड़ा हो, तो मतलब 2 की पावर अनंत, अनंत ही होगा। 3 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होगा। जब 1 से बड़ा होगा ये वाला नंबर तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा। और ये 0 होता है कब? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, मतलब 1 से छोटी हो लेकिन पॉजिटिव हो। जैसा कि 1/2 की पावर अनंत, तो वो क्या होगा? हमेशा 0, क्योंकि 1/2 1 से कम होता है। ई की वैल्यू बताओ कौन बचा आएगा? ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है, पढ़े आइए। तो ई की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो 100% 1 से बड़ी है, तो बताओ ई की पावर अनंत का मान कितना होगा? इसको देखो, यहां पर देखो मैंने क्या लिखवाया, अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है तो अनंत आएगा। तो ई क्या होता है? 1 से बड़ा, तो 100% क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन्फिनिटी, सही है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? अब ये पूछिए मैंने तुमसे। अब तो फिलहाल मैं बता रहा हूं, लेकिन बाद में रट लेना। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिखेंगे 1 अपॉन ए की पावर इन्फिनिटी। और ए की पावर इन्फिनिटी तुमने ऊपर क्या बताया अभी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0। जीरो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 1 इंटू जीरो अपॉन कितना हो जाएगा? 1। तो 0/1 कितना होता है? 0। तो याद रख लेना, जब भी कभी ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो 100% वो 0 जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब मैंने करके दिखा दिया, फिर निकलूंगा बाद में मैं। तो यहां देखो, यहां क्या बना? यहां आ गया 0, और ई की पावर 0 कितना होता है? 1। कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया? 1। तो रट घेरना, गामा 1 की वैल्यू 100% 1 आएगी। ये प्रूफ करने को भी आएगा तुम्हारे यहां पर। अब इन्हें तुम्हें नोट कर लेना है।
देखिए हमने एक रिजल्ट बताया था यहाँ पर, अब हम दूसरा रिजल्ट प्रूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा एन, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं ऐसा जो है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू होता है एन गामा एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले मैं इसका प्रूफ कर दूं, बाद में इसका इस्तेमाल बताऊंगा क्या होता है। अभी हमने पढ़ा गामा एन का मतलब होता है एक समाकलन, एक इंटीग्रेशन, ए की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन प्लस वन, सॉरी एन माइनस वन डी एक्स, ये पढ़ा। लेकिन मुझे निकालना है गामा एन प्लस वन का मान, तो मैं इसमें पूरे में एन की जगह कर देता हूं एन प्लस वन। तो क्या आ जाएगा, गामा एन प्लस वन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर हो जाएगा एन प्लस वन और माइनस वन। चेक करो ये बात सही है गलत है। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर यहाँ क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी और dx। अब मैं इसे इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना कैसे कैसे करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसे मान लेता हूं फर्स्ट और इसे मान लेता हूं सेकंड, और मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूं किससे, बाय पार्ट, या तुम बोलते हो हिंदी में खंड से। पहला दूसरा मन कर रहे हैं, करो। बताओ पहले क्या करते हैं, पहला ऐसा का ऐसे लिखते हैं, सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन। बताओ ए की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए की पावर माइनस एक्स और अपोन में माइनस वन, या माइनस कह दीजिए ए की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स, फिर बीच में माइनस आता है, फिर पहले का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन होता है माइनस ए की पावर माइनस एक्स, और फिर पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन होता है। याद है तुम्हें, ठीक बात। यहां दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं लिमिट लिख देता हूं 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन हो गया है इस साइड में, तो यहां मैंने लिमिट लिख दी 0 टू इन्फिनिटी। पहले वाले हिस्से में इंटीग्रेशन हो चुका होता है, तो इसलिए हम लिमिट भर देंगे सीधा, लेकिन सेकंड वाले का अभी और करना होता है, तो इसलिए यहां पर लिमिट लिख दी बाहर, 0 टू इन्फिनिटी। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं इस लिमिट को जीरो सिद्ध करूंगा, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। करके दिखाऊंगा मैं इसे। इस माइनस को बाहर निकालिए, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एन को भी बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस क्या बचा, एक्स बचा, और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बची। सही है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तो किसका फॉर्मूला है बताओ, ये वाला गामा एन का, ये यही सिद्ध करना था, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। ठीक है, उतारिए, नोट करिए, या एक मिनट रुक जाइए, मैं इसे पहले इस वाले को बता देता हूं। मैं नीचे करूंगा उसको, तो मैं भी वहां एग्जाम में नीचे ही कर देना अलग से, यदि प्रूफ करने को आता है तो। ये मैं इस लिमिट को यहां लिख रहा हूं, क्या लिमिट है, माइनस एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स और 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सजाता हूं। देखिए कुछ बच्चे हो सकता है इनडिटरमिनेट फॉर्म ना पढ़ी हो, तो हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म पर वीडियो डाल रखी है, उन्हें पढ़िए तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा। बता सकते हो यहाँ पर लिमिट लिखी जाती है अपर लिमिट, इसे बोलते हैं ऊपर की लिमिट। लिमिट क्यों बोलते हैं, कभी लिमिट का इस्तेमाल तो करा नहीं, हाँ यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ देखो कैसे दिक्कत आएगी, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक जगह x की जगह बनना है इन्फिनिटी, किस क्वेश्चन में, माइनस एक्स की पावर एन e की पावर माइनस एक्स में। फिर सेकंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस एक्स की पावर एन e की पावर माइनस एक्स। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसे बाद में समझाऊंगा। हम 1 to 2 अभी क्वेश्चन कर रहे थे, तुमने बड़े आराम से बता दिया था एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन आ गया और लिमिट रख दी 1 to 2। तुमने सीधा बोलते तो हो तुम अपर लिमिट, लेकिन कभी लिमिट का इस्तेमाल करते ही नहीं, बस सीधा 1 भर देते हो या 2 भर देते हो, ये तो करते हो। तो लिमिट के इस्तेमाल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमें यहां कोई दिक्कत ही नहीं आई। जैसे कि क्वेश्चन पूछो मैं तुमसे, इंटर क्वेश्चन, लिमिट निकाल के दिखाइए x इक्वल टू 1 पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो तुम्हें क्या बताया गया, x की जगह 1 भर दो, तो भर दिया 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत ही नहीं आई, सीधा आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा जाता, लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो तुम्हें सोचना पड़ता फिर, क्योंकि तुम्हें पता है डायरेक्ट 1 रखने पर ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0, उसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य की स्थिति। इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर अच्छी तरह से जो है। सही है। तो देखिए यहां पे दिक्कत आ गई, तो इसको दूर करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, इंटर में समझाया गया था मैं, गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए। फैक्टर क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति बन रही है।
तो इससे बचने के लिए करना पड़ता है हमें। तो फिर यहां फैक्टर करते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो फैक्टर करने से क्या होगा, x माइनस वन वाला फैक्टर कट जाएगा, गुणनखंड कट जाएगा, x प्लस वन बचेगा, फिर x की जगह उसमें वन रखेंगे तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। सही है। वही बात यहां पर आती है कि इन क्वेश्चनों में जो अब तक हमने इंटीग्रेशन क्वेश्चन करे हैं उनमें सीधा दो भरने से कोई दिक्कत आई नहीं, तो हमने कभी लिमिट बोली तो, लेकिन लिमिट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। वही प्रॉब्लम हमारे इस क्वेश्चन में है। हम सीधा इंफिनिटी भरें तो अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैंने लिमिट के रूप में लिखा है कि एक बार भरनी है ऊपर वाली लिमिट और एक बार भरनी है लोअर लिमिट। अब मैं तुम्हें यहां पर इनफिनिटी भर के दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। जब मैं यहां इनफिनिटी भरूंगा तो इनफिनिटी की पावर n इनफिनिटी ही होगा, लेकिन जब यहां इनफिनिटी भरूंगा e की पावर माइनस इनफिनिटी तो वो हो जाएगा जीरो। अभी समझाया था मैंने। तो इसका मतलब यहां पर आ रहा है जीरो और यहां पर आ रहा है क्या, इनफिनिटी। तो ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे जीरो बटे जीरो होती है ऐसे 7 फॉर्म होती हैं, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इससे तुम्हें बचना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या बताया होगा तुम्हें जब वो चैप्टर पढ़ाया होगा कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए एक को नीचे लाओ, तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए मुझे एक को नीचे लाना पड़ेगा। मैं e की पावर x को नीचे ले आता हूं, माइनस बाहर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। सही है। अब इससे क्या होगा, नीचे लाने से इसकी स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही तुम यहां रखोगे इनफिनिटी तो ऊपर इनफिनिटी बन जाएगा, और यहां रखोगे e की पावर इनफिनिटी, अभी समझाया था e की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी होता है, लेकिन e की पावर माइनस इनफिनिटी वो जीरो होता है। तो ये बन गई इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, तो ये भी इंटरनेट फॉर्म होती है, ये भी तो इंटरनेट फॉर्म बदल गई। लेकिन तुम्हें बताया गया था कि अगर जीरो बटे जीरो आ जाए या इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी आ जाए तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को करो। अगर हॉस्पिटल रूल नहीं आता कोई बात नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं करता, मैं यहां पर सीज खोलूंगा फिर, क्योंकि मुझे पता है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रही है, तो मुझे इससे बचने के लिए सीज खोलनी पड़ेगी, श्रेणी खोलनी पड़ेगी। इंटर में समझाया जाता है भाई कभी अनिर्धारित की स्थिति आ जाए तो सब बचने के लिए या तो गुणनखंड करो या सीज खोलो या एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो हम या सीज खोल के भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, वो मर्जी है। देखिए करें तो x की पावर n तो नहीं रहने दो, लेकिन e की पावर x की चीज बताओ क्या होती है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस x की पावर n भी आएगी, फैक्टोरियल n भी आएगा, उससे आगे भी आएंगे x की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन, डॉट 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 चलता जाएगा। सेकंड लिमिट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, x की जगह यहां जीरो रखूंगा तो यहां जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो कितना होता है 1, तो ये तो अपने आप पीछे वाली लिमिट कितनी हो गई, जीरो हो गई। दिक्कत इस लिमिट में है, ठीक है। तो ये लिमिट मुझे स्पेशली अलग से सोल्व करके दिखानी पड़ रही है, वरना किताब में नहीं की गई किताब में तो, लेकिन पढ़ाने वाले करते नहीं, बस सीधा बता देते हैं यहां से, तो इसका आंसर जीरो आएगा बस। लेकिन क्यों आएगा वो मैं तुम्हें यहां पर रीजन दे रहा हूं इस बात का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप यहां पर। अब इससे फायदा क्या हुआ, सीज क्यों खोली गई, इससे फायदा क्या है। तो देखिए इसमें कहीं एक्स की पावर एन आ रही, इसे कॉमन ले दो। जब तुम इसे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए यहां पर x की पावर n कॉमन लो तो यहां क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर n, यहां एक पावर कम हो जाएगी तो कितना लिख दूं x की पावर n माइनस 1। ये समझ में नहीं आया, ऊपर कितनी पावर है x है, और जब नीचे बटे में x की पावर n आएगी तो ऊपर वाले x को नीचे ले आओ तो कितनी हो जाएगी x की पावर n माइनस 1, फिर प्लस ऐसे ही करते जाओगे, यहां जाकर क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n बचेगा। जब यहां पर x की पावर n से डिवाइड करोगे तो ऊपर x की पावर है n प्लस वन और नीचे तुमने कॉमन क्या लिया x की पावर n, तो कितनी पावर बचेगी यहां पर x बचेगा और अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस वन। ये स्टेप समझ में नहीं आया तुम्हें, x की पावर n प्लस वन है उसको तुमने x की पावर n से डिवाइड करा तो कितनी पावर बचेगी ये बताओ, उसे लिखो x और नीचे x की पावर n, ये ऐसे कट नहीं जाएगी भाई। कॉमन लेने का मतलब ये तो होता है डिवाइड करना, भाग करना। अब भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, ये ऐसा कट गया। अब कट तो ही, अब तुम इनफिनिटी भर दो आंसर आ गया। देखो कैसा आ गया आंसर, ऊपर तो 1 रहेगा कट गया ये, यहां बताओ 1 अपॉन इनफिनिटी, एक्स की जगह इनफिनिटी भरा, 1 अपॉन इनफिनिटी क्या बताया था अभी, 1 अपॉन इनफिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, तो यहां जीरो आ जाएगा, यहां भी जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्स नीचे है, 1 अपॉन इनफिनिटी जीरो, तो यहां तक करते 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 यहां आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n। फिर आगे चलो यहां पर, जब यहां भरोगे तुम यहां पर इनफिनिटी तो यहां बनेगा इनफिनिटी बटे कुछ तो वो इनफिनिटी रहेगा, अब प्लस डॉट 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 इनफिनिटी।
मतलब यहाँ ऊपर एक्स है ना, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। अब ये बताओ इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो घटा दो सब क्या रहेंगे, इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1/इन्फिनिटी। चेक करो। हाँ माइनस के 1 कर दो, माइनस बाहर है तुम्हारा, -1 क्या आ गया, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ये तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, 0। तो इस लिमिट को समझाने के लिए मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा इसमें, जबकि इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर नहीं, वो लगाया ये सही सीज को ले, इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर बाकायदा ये क्वेश्चन है। एक्साइज के अंदर बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी था, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन, वहां पर कहा था मैंने हॉस्पिटल रूल से। तो इस क्वेश्चन को यहां पर करिए 1 मिनट के लिए, मैं इसे नीचे कर